जिगरा एक फिल्म आ रही है जिसमें आलिया भट्ट है, उसमें बड़ा अच्छा रोल है मेरा। क्या है कि एक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, एक्टर्स बड़े वेले होते हैं। कबीर सिंह नहीं आती तो ये एक्सटेंशन पार्ट एनिमल नहीं आता। पागल फिल्म है वो, इसको इतना सीरियसली आप ले रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। शाहिद कपूर के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस? जो नेपोटिज्म के बारे में कहते हैं सही, लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। रेड चिलीज जब एक फिल्म रिलीज करते हैं, अपने स्पॉट बॉय और चाय वाले को बुलाकर भी उनको आदत है। हमेशा हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत समझिए। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप कि सब लोग बहुत से कामयाब हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं जिनकी मुलाकात आपसे कराने वाला हूं उनमें बहुत सारी खासियतें हैं। पहली तो बात यह है कि वो एक थिएटर एक्टर हैं, उसके बाद वो एक आरजे हैं, एक ऑथर भी हैं और अब फुल टाइम एक्टर भी हैं। इतनी जो अलग अलग चीज़ों में उन्होंने काम किया, सभी परफॉर्मिंग आर्ट हैं हालांकि, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है वो अपने आप में अलग होगा, जो आपको सुनने में देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स हर्ष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। आपसे मिलने का, आपसे सीखने का बहुत शौक था मुझे, एंड अब आपकी बुक लेके जा रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। आप गुरु हैं मेरे। नहीं हर्ष जी, ये जो बुक आई, क्योंकि बाकी तो सब चीज़ें हैं, जैसे आरजे आप रहे हैं, जी जी, एक्टर आप हैं ही, लेकिन बुक का ये जो आना, क्योंकि बुक एक ऑथर के तौर पर लिखना, वो भी फिक्शन जी, ये टोटली डिफरेंट सेगमेंट है। ये कैसे शौक आ गया आपको? आई थिंक आप, क्योंकि आप स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं सर, आप समझते होंगे कि हमको कहानियों का बड़ा शौक है। राइट। जो भी एक्टर या डायरेक्टर होते हैं जैसे आप हैं, उनको वी लव स्टोरीज। तो मैं रीडर बचपन से ही हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं उन लोगों था पढ़ाई में नील, पर लिटरेचर में और रीडिंग में हमेशा अव्वल। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक मिथ्या है कि एक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, एक्टर्स बड़े वेले होते हैं। हाँ। कुछ लोग जिम जाते हैं, मैं जाता नहीं, वो दिखता है आपको। पिछले 2 साल कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे प्रोडक्शंस कर रहा था, थिएटर प्रोडक्शंस कर रहा था कि समय बहुत था। तो मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट करने के बजाय जो कहानियां हैं मैं लिखूं। तो टोटली एज अ एक्सपेरिमेंट मैंने शुरुआत की थी ये किताब लिखना। एंड जब लिखी और फिर मैंने कुछ लोगों को भेजी, बमन साहब को भेजी, कुछ और लोगों को भेजी, बहुत डर के भेजी कि किताब की, भाई मुझे बताएं कि आपको पसंद है नहीं है, क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। किसी ने नहीं बोला कि भाई छोड़ दे, तेरी बस की बात नहीं है। तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि इसको रिलीज करते हैं और पब्लिशर्स को मैंने भेजना शुरू किया। तो एक कहानी लिखने का शौक है और थ्रिलर फिल्मों का मुझे बहुत शौक है, तो कुछ एक सुपरनैचुरल थ्रिलर कहानी डालने की कोशिश की। एंड आई थिंक एज अ डायरेक्टर आप समझेंगे कि बड़ा मज़ा आता है जब आपकी कहानी पेपर पर आती है और आपको वो विजुअल्स आने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो ये बुक अवेलेबल है, कहाँ से ले सकते हैं व्यूअर? जी, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है, हर जगह इंडिया में अवेलेबल है। अब्रॉड में भी नहीं है बट इंडिया में हर जगह पर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई अवेलेबल है। और अमेज़ॉन पर अगर आप एकाकी करें आपको मिल जाएगी। प्लीज़ ऑर्डर। तो बिल्कुल आप मंगाइए और मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं उसको। हर्ष, ये जो जर्नी होती है एक एक्टर की, बतौर कलाकार जो जर्नी होती है, ये शुरू से ही थोड़ी सी इसके लिए बगावत करनी पड़ती है ना, क्योंकि घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब में चलता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। घर वालों की क्या ख्वाहिश थी शुरू से? सर, घर वालों की ख्वाहिश तो थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। वो आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में उनको पता लग गया कि इसकी बस की बात है नहीं। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लुधियाना से, पंजाब से। हमारा एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था। कितना टिपिकल है मैं आपको बताऊं कि लुधियाना में तो हौजरी का बिजनेस है, तो हमारा हौजरी का डाइंग का बिजनेस था। मेरे पिताजी और उनके बड़े भाइयों के साथ था जॉइंट बिजनेस, जिसमें मैं फिट नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश की मुझे मेरे बड़े भाइयों ने और मेरे बाप ने सुधारने की कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का तेरे को ये जो शौक है, जो तेरा कीड़ा है, बुखार है, इसको निकालें, पर वो नहीं हुआ। फिर भी मैं कहूँगा कि कोशिश मैंने बहुत की। अच्छा। आई थिंक मैं 27 साल का था जब मैंने लुधियाना छोड़ा। एक वक्त आ गया कि मुझे लगा कि अगर मैं अभी नहीं छोड़ूंगा और जो मन में इच्छाएं उनकी तरफ बढ़ूंगा नहीं, तो या तो मैं पागल हो जाऊंगा या कुछ गलत कर बैठूंगा। इस लेवल के थॉट आते थे? जी, बिकॉज हर जगह अब अगर मैं क्रिएटिव में लिखता बहुत है, जैसे अब मुझे लिखने का शौक था, परफॉर्म करने का शौक था। एक तो पूरा जो 1982-83 से लेके 1992 तक जो पंजाब का माहौल था, हाँ, वो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स तक खत्म हो चुके थे। वो मेरा बचपन वो था।
तो ना आप थिएटर देख पाते थे, ना आप परफॉर्मेंसेस देख पाते थे, ना आप सिर्फ आपका जो वीसीआर था वो आपका एक कंपेनियन था। इतनी फिल्में देखी, किताबें पढ़ी, तो जब आपको आउटलेट नहीं मिलता तो फिर और फ्रस्ट्रेशन होती है कि कहीं पर भी कुछ करने का मौका एज अ क्रिएटिव पर्सन नहीं मिल रहा है। बस एक अजीब सा एक दिन आया, मुझे डेट भी याद है, 26 सितंबर 1998। मैंने बोला जी मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, और बोरिया बिस्तर उठाया जो छोटा सा था और निकल गया। आई थिंक वो बगावत को उनको समझ में नहीं आया कि हैं ये क्या हो गया, ये कल जा रहा है, मतलब कहाँ किसके पास, कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पर आया, एक रिश्तेदार थे जिनके घर में पहुंच गया। मैंने कहा मैं यहाँ पे रहूंगा कुछ महीने और मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने आगे क्या करना है। बट हाँ, वो बगावत ही थी कि या तो आर्टिस्ट की जिंदगी जिएंगे या नहीं जिएंगे, वापस नहीं जाऊंगा मैं। बस यही मेरा एक थॉट, मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसी में अब करना है। जो भी करूंगा मैं मुंबई में करूंगा, किसी ना किसी तरह आर्ट्स क्रिएटिवली कुछ ना कुछ करता रहूंगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी तो नहीं था ना। कुछ लोग में कॉन्फिडेंस होता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है वो बोल सकते हैं कि मैं मुंबई में जाके एक्टर बनूंगा क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा हूँ। मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं तो स्टेज तक पर नहीं चढ़ा था। तो मुझे था मैं जाऊंगा, जो भी डिस्कवर जो हाथ में आएगा मैं उसको जकड़ के बैठ जाऊंगा, फिर आगे देखो क्या होता है। ओके, तो रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए। रिश्तेदार अलग सोच रहा होगा ये क्या हो गया। उन्होंने फोन किया घर वालों को कि ये कौन, ये क्यों है, क्या कर रहे, क्या मतलब कब तक रहेगा। तो मैंने बोला जी मैं 3-4 महीने तो रहूंगा, तब तक मैं अपना कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। और बस वैसे ही कांदिवली चारकोप में मैंने उनके घर में रहा। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा, पर मैं कोशिश करता था कि ज्यादा तंग ना करूं, बाहर खाना खाऊं, रात को लेट आऊं और कोने में जाके सो जाऊं। बहुत वेलकमिंग थे, पर क्या करूं। राइट। तो कब माइंड में क्लियर हुआ थॉट कि हाँ यार अब ये करते हैं या इससे स्टार्ट लेते हैं? सच बोलूं तो अभी तक भी क्लियर नहीं, क्योंकि एक आर्टिस्ट रोज कुछ ना कुछ डिस्कवर करता है और हर एक डिस्कवरी से उसको लगता है कि हाँ ये भी अच्छा है, दिस इज फैंटास्टिक। मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उससे। ये ज़रूर मालूम था कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत पसंद करता हूँ, एज एन एक्टर, एज एन एंकर, एज अ सिंगर, हर तरीके से मैं पसंद करता हूँ। स्टेज पर मुझ में स्टेज फ्राइट नहीं है। कुछ लोग अपनी बादशाह लगती है वहाँ पे। हाँ, मुझे स्टेज पर जाके पहले 5 सेकंड वो नर्वसनेस होती है, उसके बाद मेरी नर्वसनेस चली जाती है। तो ये मुझे था कि आई लव परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, एज एन एक्टर, एज एन एंकर, एज अ सिंगर, कुछ भी करवा लो मैं करूँगा। पर जैसे जैसे हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करता रहा, जैसे शुरुआत में मैं एक डांसर था यहाँ पर, और म्यूजिकल्स थे, जो एलेक पदमसी एक थिएटर के भगवान हैं जो मुंबई में म्यूजिकल्स किया करते थे, उनके साथ मैंने 2 म्यूजिकल्स किए एज अ बैकग्राउंड डांसर। फिर उन्होंने देखा कि गा सकता है, तो उन्होंने अपने एक म्यूजिकल में एविटा में मुझे एक गाना दिया, एक्टिंग चांस दिया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उनके बेटे जो क्वासार पदमसी हैं, जो थेस्पो नाम की एक थिएटर फेस्टिवल पिछले 20 साल से चला रहे हैं, उन्होंने मुझे पहला प्ले ऑफर किया कि भाई तू एक्टिंग कर सकता है, कर। जो कि मेरे यहाँ पहुँचने के 2 साल के बाद था। वो बड़ा मज़ा आया, पर सर थिएटर पैसे तो देता नहीं है, घर वापस जाने उनसे पैसे मांग भी नहीं रहा था मैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मांगे मैंने उनसे। तो फिर और काम ढूंढना पड़ा, रेडियो हो गया, रेडियो में परफॉर्म करना शुरू किया, तो पैसे बनाने शुरू किए, तो फिर 10 साल कुछ नहीं किया। अच्छा, रेडियो का भी चलन उस टाइम एकदम से बढ़ा था। मैं बहुत लकी था। एफएम जब आया तो एकदम पकड़ लिया उसने ऑडियंस को, जबकि लगा था कि ये रेडियो खत्म हो चुका है, डेड हो मैं चुका बता है। रहा हूँ, तो रिवाइव किया उसने बिल्कुल। और ये कहता हूँ कि मैं लकी था, ऊपर वाले ने बोला कि अच्छा तू जा रहा है मुंबई, चल मैं ये तेरे लिए कर देता हूँ, आई बिलीव। क्योंकि 2002 अप्रैल में रेडियो शुरू हुआ और मुझे नौकरी मिली अक्टूबर उसी साल। किसी को मालूम नहीं था कि एफएम क्या कर सकता है, क्योंकि अभी तो 6 महीने हुए थे, 6 महीने भी नहीं हुए थे। जो एफएम कामयाब हुआ, जो थैंक गॉड जो पैसे आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, एक जगह मिली, थोड़ा नाम हुआ, जो मुंबई शहर डर से काटने को दौड़ता था कि मैं क्या करूंगा, कैसे सर्वाइव करूंगा, वो डर चला गया, वो एफएम ने मुझे दिया। इट वाज समथिंग मैजिकल, मैं बता नहीं सकता कि जो उससे इफेक्ट पड़ा ज़िंदगी पे। एटलीस्ट फैमिली सब स्टेबल हो गया, और घर वालों ये बोलना उन्होंने छोड़ दिया कि मुंबई में जाके पता नहीं क्या करे, बोलते हाँ मुंबई में रेडियो करता है, रेडियो करता है, नाम है, लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। आज की डेट में जब वो बात करते हैं, कभी फैमिली फंक्शन में या कभी घर जाते हैं, जब बातचीत होती है और इन इंसिडेंट को लेके बात होती है कि घर छोड़ के जा रहे थे एक दिन, जा रहे थे, तब अब कैसी बात होती है? वो अब भी बोलते हैं कि भाई
ये क्या करेगा हमको नहीं मालूम है। किस हिसाब से सोचता है हमको नहीं मालूम है। बहुत अच्छे सिंपल मिडिल क्लास लोग मेरे मतलब ये भरोसा है कि भरोसे के लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। पता नहीं क्या है एज आई थिंक उनको ये है कि दुखी नहीं है, कुछ उल्टा सीधा कर नहीं रहे, बिकॉज 2 साल तो हमारा कांटेक्ट भी नहीं था मेरे वहाँ मुंबई आने के बाद। वो ये नहीं जानते थे मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम था उनको। मैं उनको 2 हफ्ते में एक बार फोन करके बोलता था जिंदा हूँ। बहुत ड्रामेटिक साउंड करता है, फिल्मी साउंड करता है, बट फैक्ट उनको बता भी नहीं सकता था कि मैं किन हालात में रह रहा हूँ। रिश्तेदारों के घर को तो छोड़ना पड़ा था ना, तो पीजीज में किसी के घर में सोफे में सोना, क्या क्या काम करना, बहुत वो कभी टाइम पर बैठ के आपको बताएंगे। तो उनको अब ये है कि कम से कम अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, फैमिली है, सेटल्ड है, और जो मन में ठान कर गया था करे जा रहा है धीरे धीरे। तो एक तो था वो जोश भरा कदम जो घर से निकाला था जी। फिर यहाँ आए आप सेटल होने, लेकिन कोई दिन तो ऐसे आए होंगे जब आपने भी लॉस्ट फील किया होगा, डिप्रेसिव फील किया होगा कि यार मैं क्या करूँगा इसे, और वो क्या कमबैक था? मैंने एक किताब पढ़ी थी कबाला करके, जो मैं हमेशा हर इंसान को बोलता हूँ कि उस किताब में लिखा था कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो, ये आपका टेस्ट है, आप अपने आप को ये फीलिंग दिलवाएं कि ये टेस्ट है, नेक्स्ट अच्छी बात आने वाली है। आई नो बड़ी सिंपल सी बात है, पर वो जो 3 इडियट्स में ऑल इज वेल वाली बात है ना, वो सच है। बिकॉज आपको कहीं से कोई राह दिखती नहीं है। कभी कभार 6 महीने काम नहीं होता था सर। मुझे मालूम है कि एक समय था कि मैं एक ऑडिशन के लिए गया था, तब ऑडिशंस फेमस स्टूडियोज में होते थे, महालक्ष्मी। अब तो आसपास आरामनगर में होता, तब महालक्ष्मी में होता। मैं रहता था अंधेरी। जो लोग मुंबई को नहीं जानते, वो जितना डिस्टेंस लेट से लुधियाना से जलंधर है उतना डिस्टेंस है, थोड़ा कम होगा। और मेरे पास वापस आने के लिए ट्रेन के पैसे नहीं थे। ये सच्ची इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। या तो मैं वड़ा पाव खाऊं या मैं ट्रेन पकड़ूं। तो ऑडिशन करके मैं पैदल वहाँ से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी से अंधेरी जुहू तक पहुँचा अपने, क्योंकि मुझे अगले दिन अपने रेंट देना था। वो 1500 मेरे पास थे, 1600 में देता था रेंट अपने कमरे का। अगर मैं उससे से निकालूं 10 रुपए तो वो 1590 हो जाएंगे, मैं कैसे दूं? तब आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। घर बार है, गाड़ी है, बिजनेस है, माँ बाप हैं, मैं जा सकता हूँ वापस। पर हमेशा ये होता था कि अगर चले गए तो फिर ये सपना नहीं रहे, ये सपना रह जाएगा, और सारी जिंदगी कोसते रहोगे कि कुछ हो सकता था। यही लोगों को मैं एडवाइस अभी भी देता हूँ, और मैं देता हूँ कि जो आपने पैटर्न सोच के रखा हुआ ना कि मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, फिर ये होगा, उस पैटर्न को दिमाग से निकाल दो। वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। पर ये अपने दिल में रखो कि हाँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इस तरह की परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, मैं इस फीलिंग को जिंदा रखना चाहता हूँ जो आर्टिस्ट की फीलिंग है। बस उसको पकड़ के रखो, बाकी अपने टाइम से कुछ आएगा। और किसी चीज को जो खुद चढ़ के तुम्हारे पास आ रही है ना, कोई भी ऑफर, उसको ना मत बोलो। ये आप बहुत अच्छा कह रहे हो, क्योंकि कई लोग उसी को ना बोलते हैं। यार ये मेरे हिसाब का नहीं है, मत बोलो। अगर और कुछ नहीं है, या तो भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, जो कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी में मौका आएगा, कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय इट। या तो भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, आपके पास 6 ऑफर है, फिर आप एक चूज कर रहे हो और 5 को बोल रहे हो नहीं। पर अगर ऐसा नहीं है तो जो आ रहा है उसको ना मत कहो। कुमुद मिश्रा साहब एक एक्टर है, उनकी मिसेस भी बहुत अच्छी एक्टर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे कह रहे थे, कहीं किसी ने मेरे को बोला कि पुलिस वाले का रोल है। उस वक्त मैं 2-3 वेब सीरीज में स्पेशल ऑप्स करके एक और वेब सीरीज में पुलिस वाले का रोल कर चुका था। तो मैंने बोला मैं करूं या ना करूं। उन्होंने बोला क्यों भाई, ना मत करो। ये एक्टर पे डिपेंड करता है कि उस पुलिस वाले के रोल में आप नया क्या ढूंढेंगे, नहीं तो आप एक्टर कैसे हैं। सही बात। हम बोलते हैं अरे मैंने पुलिस वाले का रोल कितनी बार कर लिया, पर आपने वैसा नहीं किया जैसा कर सकते हैं। वैसा नहीं किया जैसा आप कर सकते हैं। तो वो तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। आई मीन वो एज एन डायरेक्टर आप हमको बताएंगे, पर एक आर्टिस्ट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ढूंढो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो काम आ रहा है, कम हो ज्यादा हो, कुछ मत सोचो, आ रहा है थैंक यू, ले लो। जब बहुत सारा काम हो और रिफ्यूज करने का वक्त आ जाए, देन डू इट। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सब करना पड़ेगा। के लिए करो। आपने फिल्म तो बहुत सारी की, वेब सीरीज भी बहुत सारी की, उसमें से एक है कबीर सिंह, जो कि ट्रेंड सेटर हो गई जी। उसने सिनेमा को पूरी 360 डिग्री घुमा दिया, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। ये फिल्म को लेकर आपके एक्सपीरियंस और अनुभव क्या है?
मैं बड़ा शौक था कि इस फिल्म को इस तरह का मतलब कामयाबी से शौक नहीं था, बट जो नेगेटिव रिएक्शन क्रिटिक्स से मिला, जो बाकी लोगों ने दिया, वो मैं बड़ा शौक था। संदीप साहब के साथ मेरा कोई ज़्यादा आई वुड से 3 दिन का काम था, बहुत रिस्पेक्टफुल, बड़ा शांत सेट, शाहिद सर इज वंडरफुल। तो परफॉर्मेंस और सेट पे होना वो बहुत अच्छा था। हमने पवाई में शूट किया, हमने एक जगह और शूट किया, तो वेरी वंडरफुल फीलिंग। जब फिल्म रिलीज हुई और लोग बोलने लगे कि मिसोजिनिस्टिक है ये, तो मैं बोला अरे बट ऐसा तो कुछ नहीं, कैरेक्टर स्टडी है, इट्स अ कैरेक्टर स्टडी। आई लव्ड इट। उसका रिएक्शन मैं आपको बताऊं तो बड़ा जबरदस्त हुआ था। मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे था और मैं एक शूट से आ रहा था और मुझे फ्लाइट कैच करनी थी, तो मैंने सूट पहना हुआ था और टाइम नहीं था क्योंकि बहुत डिले हो जाए। निखिल अडवाणी साहब की एक वेब सीरीज थी, वहां से मैं निकल रहा था और फ्लाइट के लिए टाइम नहीं था। उन्होंने बोला तुम कॉस्ट्यूम लेके चले जाओ, डोंट गो बैक टू चेंज। उन्होंने गाड़ी सेट पे बुला के रखी बिकॉज आई वाज वेरी लेट, सिर्फ 1 घंटा रह गया था फ्लाइट के जाने में। तो वही कॉस्ट्यूम है जो कि ब्लैक कोट था एक और शो के लिए। कबीर सिंह को रिलीज हुए अभी आई वुड से महीना 1.5 हुआ था। मैं चेन्नई एयरपोर्ट में खड़ा हूँ, सिक्योरिटी चेक में खड़ा हूँ, पुलिस वाला मुझे देखता है, सिक्योरिटी चेक करता है, सर आप इधर आइए। मैं डर गया कि फ़ोन 1 सेकंड के, अब इधर आइए। फिर उसने एक और पुलिस वाले को बुलाया, इधर आइए सर, इसको बताइए आपने कबीर को समझाया, इसको समझाइए, ये लड़की के प्यार में पागल हो रहा है, इसको समझाइए कि क्या जिंदगी होती है। मैंने बोला फिर मुझे रियलाइज हो कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने बोला सर वो एक कैरेक्टर है, मैं लॉयर नहीं हूँ। बट उस फिल्म का रिएक्शन बहुत जबरदस्त था एंड आई स्टैंड बाय इट कि उस फिल्म के बारे में लोग क्रिटिसाइज करते हैं, भाई कैरेक्टर स्टडी एक डायरेक्टर की विजन उसकी विजन है। आप ये नहीं कह सकते कि इसे बैन करो, जो कि लोगों ने कहा। एनिमल के बारे में भी लोगों ने कहा, कैनॉट। इसी वजह से तो लोग कह रहे हैं कि अगर वो कबीर सिंह नहीं आती तो ये एक्सटेंशन पार्ट एनिमल नहीं आता। सर एनिमल अगर आप देखें, आपने क्वेंटिन टारेंटिनो की फिल्में देखी होंगी। जब एनिमल मैंने फिल्म देखी, मुझे लगा, अब मुझे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, एनिमल मैंने जब देखी, मैंने पिछले 25 मिनट में मैं समझ गया कि फिल्म कैसी है, कि भाई इट्स अ केपर, इट्स अ पागल फिल्म है वो। इसको इतना सीरियसली आप ले रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। वो तो पागल फिल्म है, डायरेक्टर का मैड विजन है। वो जो पूरा जो इंटरवल से पहले जो सीक्वेंस है, वो जो बड़ी गन लेकर जो 200 लोगों को होटल में मारते हैं, ये सीरियस फिल्म थोड़ी ना है। राइट। आप क्यों इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं? इट्स अ मैड फिल्म, पागल फिल्म है, वायलेंट फिल्म है, वो तो अडल्ट है। यू हैव वैसे ही एंजॉय करो, एंजॉय करो। नहीं देखनी मत देखो, पर किसी को रोको तो मत। बट हाँ, कबीर सिंह वाज अ बिग चेंज फॉर मी आल्सो एंड फॉर आई एम श्योर फॉर एवरीवन। बट शाहिद कपूर उसमें से बहुत कमाल निकल गया, मतलब अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस में से बोली जाती है। यस। शाहिद कपूर के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस है सर? वो बहुत थ्रू आउट द फिल्म, लाइक आई सेड, हमारे मेरे 3 या 4 दिन का ही काम था उस फिल्म में, पर वो 3 या 4 दिन शाहिद कपूर से इज वेरी मच इन हिज कैरेक्टर। और एक बहुत ज़बरदस्त बात आपको बताऊंगा शाहिद कपूर साहब के बारे में, एटलीस्ट जो मुझे लगा, जो 3-4 दिन मैंने उनके साथ काम किया, वो हेयर एंड मेकअप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ओके। या एटलीस्ट कबीर सिंह के लिए ऐसा होगा, बिकॉज उनको बड़ा रफियन सा लुक दिया गया था, बाल बने नहीं थे, दाढ़ी थी वगैरह, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक सीन था, मैं को एक्टर का नाम नहीं लूँगा, जिसमें मेरा सीन था, एक मोनोलॉग था मेरा शाहिद सर का था, और हम पवाई में शूट कर रहे थे। तो मैं इधर बैठा था, शाहिद सर को इधर बैठाया था, और शाहिद सर को इधर बैठाया था, और इधर वो तीसरे एक्टर थे। हम रिहर्सल कर रहे हैं शाहिद और मैं सब, क्योंकि उन एक्टर के ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, मेरे और शाहिद सर के थे। पूरी रिहर्सल की हमने, और उसके बाद हम डायरेक्टर सर ने बोला ओके आई लाइक इट, लेट्स शूट। वो एक्टर आए, उन्होंने बोला ये मेरा अच्छा साइड नहीं है। तो शाहिद हीरो है, मैं क्या हूँ, हम सब तो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, शाहिद इज अ लीड। तो शाहिद ने बोला ओके यू वांट मी टू सिट हियर, आई विल चेंज। तो शाहिद कपूर शिफ्टेड टू द अदर थिंग 1 सेकंड में। दैट्स शाहिद, ही वाज नॉट कंसर्न्ड, ही सेड परफॉर्मेंस लेवल ऐसा होना चाहिए, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी वेरी काइंड एंड वेरी वेरी नॉर्मल ऑन द सेट, बिल्कुल तामझाम नहीं। तो अभी आप इस समय कौन कौन सी वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं? अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज मैंने शूट की है निखिल अडवाणी साहब के साथ, दैट्स माय 1 2 3 थर्ड या फोर्थ वेब सीरीज विद हिम, जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट,
जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। उसमें मैंने एक ऐसे कैरेक्टर, पंजाब का चीफ मिनिस्टर है जो कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कि पार्टीशन के खिलाफ थे, और उनकी फैमिली को उनको थ्रेटन किया गया बाय द मुस्लिम लीग, हिस्ट्री में है। तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगर वो रिज़ाइन ना करते, हिस्ट्री कहती है कि अगर वो रिज़ाइन ना करते तो शायद पंजाब बटता नहीं। तो वो कैरेक्टर के बहुत बड़ा वेब सीरीज़ है। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आने वाली फिल्मों में जिगरा एक फिल्म आ रही है जिसमें आलिया भट्ट हैं, उसमें बड़ा अच्छा रोल है मेरा। कल ही डबिंग करके आया हूँ, जो कि 11 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। बमन ईरानी साहब ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की है कॉल्ड मेहता बॉयज़, जो कि बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है। अविनाश तिवारी हैं और बमन साहब हैं, उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा रोल है। आरजे में आप करते थे, सिर्फ वॉइस से काम करते थे, राइट? यहाँ पे फेस भी आ जाता, तो मेन टूल एक्टर का जो है वो भी आ गया। दोनों में आपको दिक्कत आई? क्योंकि 12-13 साल जब एक काम कर लो तो बैठ जाता है अंदर तक, है ना, फिजिकली मेंटली बिल्कुल बैठ जाता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आई या हो गया इसीलिए? एक मैं बड़ा लकी था कि मैं आरजे जब करता भी था तो बीच बीच में मैं थिएटर करता रहता था। एक आर्टिस्ट को अपना वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, रियाज छोड़ना नहीं चाहिए। सो एक बारी जब रेडियो में सेटल हो गए तो जब भी कभी मौका मिलता था, मुझे मालूम था क्योंकि मॉर्निंग्स में तो कभी जा ही नहीं सकता था, राइट। मेरा मॉर्निंग का शो था, तो मैं जो भी थिएटर करता था, कौसर सर के साथ, किसी और के साथ भी करता, तो मैं बोलता था कि मैं जहाँ भी आऊँगा 4 या 5 बजे, तो रिहर्सल्स आप ऐसे कीजिएगा, शोज आप ऐसे कीजिएगा, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। फिर वो प्ले थोड़ा लिमिटेड हो जाता था कि हम मुंबई में ही शोज करेंगे, बट वो बहुत ज़रूरी होता था। तो जब मैं वापस निकला, कुछ जंक था, कुछ जंक हमेशा होता है, उसमें आपको फिर डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, हम्बली बोलना पड़ता है कि सर आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। फिर सरेंडर करना पड़ता है, बिकॉज एक डायरेक्टर की विजन होती है, चाहे आप जितने भी अच्छे मंजे हुए कलाकार हों, यू हैव टू रियलाइज कि एक डायरेक्टर की विजन है, वो कुछ देख सकता है जो आप एज अ कैरेक्टर नहीं देख सकते। इंडस्ट्री के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो पहले कभी आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी इंडस्ट्री होती होगी, वो भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन क्या ऐसा रियलाइज हुआ कि ये इंडस्ट्री ऐसे वर्क करती है? पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, कुछ भी हो, पहले क्या सुनना चाहेंगे? जो जो आपको लगता हो, जो आपने सोचा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा अनएक्सपेक्टेड हुआ ऐसा। जो नेगेटिव बात जो मैं पहले बोल दूंगा ताकि बाद में एंड करेंगे पॉजिटिव बात के साथ। नेगेटिव बात में ये कहूँगा कि हम जो सारे एक्टर्स जो आते हैं मुंबई शहर में, एक गेम है जो हम नहीं, जो पैसे का गेम है, फॉलोअर्स का गेम है, एक सर्टन लेवल पर पहुंचने का गेम है। हम शुरुआत में पहले 5 साल गली क्रिकेट खेल रहे हैं और वो खेले इंटरनेशनल लेवल पर, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। जो नेपोटिज्म के बारे में कहते हैं सही है, बिल्कुल, लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में कंप्लेन करना इज द सेम थिंग एज कंप्लेनिंग कि भाई मैं 5 फुट 8 का क्यों हूं, मैं 6 फुट का क्यों नहीं हूं। जितना भी कंप्लेन करो, नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट इज देयर। सो नेपोटिज्म, क्लिकिज्म इज वेरी मच देयर। इसको आप बुरा समझें या सही समझे, आई डोंट नो, बिकॉज आई ऑल्सो फील ना कि एज एन एक्टर कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, तो मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। व्हाई शुडंट अ डायरेक्टर फील लाइक दैट कि भाई मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं इस एक्टर के साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ, अब जब मैं इसको कुछ बोलता हूँ ये समझ लेता है, मेरे पास कम टाइम है, सेट्स पर काम ज्यादा जल्दी होगा, उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कंप्लेन करने से नेगेटिविटी आप में बढ़ती है। यू जस्ट हैव टू कीप वर्क, कीप प्रेइंग कि भाई एक समय मैं काम करता हूँ और एक समय ऐसा है कि जिन जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो मुझको ध्यान दे। तो ये नेगेटिव बात और कम के पॉजिटिव बात। पॉजिटिव बात ये है कि डायरेक्टर्स आजकल इतने कॉन्शियस और इतने रिस्पेक्टफुल हो गए हैं। हमको सुनने को मिलता है, एक समय था कि जब डायरेक्टर बोलता है ऐसा, मेरे हिसाब से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्टर्स, मैं बमन ईरानी साहब के साथ काम कर चुका हूँ, निखिल अडवाणी साहब के साथ काम कर चुका हूँ, मैं नीरज पांडे साहब के साथ काम कर चुका हूँ। अब हर एक डायरेक्टर जो है वो हर एक लेवल पे हर एक एक्टर को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं आजकल, बिकॉज उनको लगता है कि हर एक एक्टर को रिस्पेक्ट देना, हर एक परफॉर्मर, हर एक बंदे को रिस्पेक्ट देना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको सच बताता हूँ, ये मैंने सुना है लोगों से कि जब शाहरुख साहब रेड चिलीज जब एक फिल्म रिलीज करते हैं तो उस फिल्म के प्रीमियर में अपने स्पॉट बॉय और चाय वाले को बुलाकर भी उनको आदर देते हैं।
सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या है ना फंसे हुए हैं, ज़्यादातर आम जनता जो फंसी हुई है गॉसिप में, डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री, वो सब में फंसी हुई है। लेकिन आप कह रहे हो कि देखो इस तरह से रेस्पेक्ट भी रखी जाती है, और आप खुद एक एक्टर हो तो आपको मालूम है कि किस तरह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने ये किया हुआ। खुद को एज एन एक्टर अभी क्या लगता है आपको, क्या एक्सप्लोर करना बाकी जो कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा? सर एक्सप्लोर तो कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं अब अतुल कुमार साहब करके एक डायरेक्टर हैं जो कि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के बेस्ट थिएटर डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने एक कॉमेडी प्ले किया है बागी एलबेले, जिसने इंडिया का टूर किया है। अभी भी हम पुणे में जा रहे हैं अगले हफ्ते, और हमने कुछ 40-45 शोज़ किए हैं उसके। वो बड़ा कॉमेडी प्ले है, पंजाबी हिंदी प्ले है, फिजिकल प्ले है। अब बिल्कुल अलग तरीके से एक और प्ले करें, इंग्लिश प्ले कॉल्ड द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन मिडनाइट। उस पूरे प्ले में हम हिल नहीं सकते। अच्छा, दैट्स वेरी टफ फॉर एन एक्टर। फिर आपको लगता है कि मैंने इतने साल ये किया है, नाउ इट्स अ कंप्लीट, बिल्कुल नई चीज़ आपको करने को मिल रही है। वो आपको हर सेट पे हर एक टाइम आपको मिलेगा। तो एक्सप्लोर करना, अभी मैं विलन के रोल्स, छोटे बहुत नेगेटिव रोल्स कर चुका हूँ। अगर करना चाहूँगा तो एक पंजाबी फिल्म करना चाहूँगा, बिकॉज एक बड़ा है यार, मुझे पंजाबी फिल्म करनी, मैं पंजाब से हूँ। तो कोई है प्लीज़ एक पंजाबी फिल्म दे दो जी, बोल सकना। सो आई लाइक टू डू अ पंजाबी फिल्म, दैट्स समथिंग आई लाइक टू एक्सप्लोर। अपने शहर की बात है। बाकी सब जगह जो मुझे फिल्मों में नहीं करने को मिल रहा है, थिएटर पे करने को मिल रहा है। वेरी लकी। अभी जो आपने डायरेक्शन करने का है चल रहा है, आपका डायरेक्शन भी कर रहे हैं, डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं अलग, मतलब जो एक्टिंग में आपको लग रहा है कि छूट रहा है मुझसे? स्टोरीज, कुछ स्टोरीज हैं आजकल, मुझे लगता है, मैं शायद गलत हूँ, आजकल मुझे लगता है कि साउंड वेरी बैड, राइटिंग की क्वालिटी हमारी वेब सीरीज में, फिल्मों में ड्रॉप होती जा रही है। लोग या तो एजेंडा या हुक पे काम कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का कि या तो कोई एजेंडा होगा जिसके बारे में वो वेब सीरीज बनाना चाहेंगे। आप समझते हैं कि कुछ फिल्म में जो पॉपुलर चीज़ें हैं, या पॉपुलर चीज़ है, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, या एक पर्टिकुलर एरिया कश्मीर को लेकर हम उस टाइप की वेब सीरीज बनाएंगे जहां पर हम एक एजेंडा को लेंगे, या हुक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक वेब सीरीज, एक फिल्म आई थी किल, ठीक है, फिल्म, उसका हुक ये था द मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर। मेरा मन ही नहीं किया देखने को। मुझे बोला कहानी कहाँ है? करेक्ट, मे बी मैं माइनॉरिटी में हूँ, जब मैं देखूंगा मेरा नज़रिया चेंज हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि वो, सो आई फील एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, लोग सिर्फ हुक्स या एजेंडा में जा रहे हैं। I'd like to go back to stories। जो एक समय होता था ना, जैसे आप अमोल पालेकर साहब की फिल्में देख सकते थे, या आप नॉर्मल आदमी की फिल्म देख सकते थे। आजकल मुझे कोई भी वेब सीरीज में या फिल्म में कोई नॉर्मल हमारी जिंदगी की स्टोरी सुनने को ही नहीं मिलती। या तो कोई मर रहा है, या टेररिज्म की बात हो रही है, या वायलेंट से वायलेंस, हाई लेवल पे क्राइम जो भी होता है, हाई लेवल पर क्राइम हो रहा है। आप, मैं जो सड़क पर जो काम पे जा रहे हो, उनकी कोई कहानी नहीं है, कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, कोई कॉमेडी स्टोरी नहीं है। तो आप खुद ही बनाएंगे। कोशिश तो लिखना तो चाहता हूँ, बट व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि हर एक को लगता है कि अगर हमने स्टोरी को ज्यादा वायलेंट नहीं बनाया, ज्यादा पागल नहीं बनाया, तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ। ओके, तो अभी आपने कभी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताया कि मालूम मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला था? सर वो मेरे फाइनेंसेस देखता और खुद ही रोने लग जाता है। क्योंकि आप भी जानते और मैं भी जानते हैं कि एज एन एक्टर, खास करके थिएटर में, जो उसको मुंबई में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है फाइनेंशियली। तो वो बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत खराब है, मुझसे सीखे। मैं उसको बोलता है मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कहते थे, आपके अकाउंट से तो नहीं लगता है। मैं क्या बोलूं? तब लगता हो सही डिसीजन लिया मैंने तो यार। मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं की। नॉट, आई एम नथिंग अगेंस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरी लाइफ ब्लड है मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी जिंदगी वो संभालते हैं। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई थिंक जिस चीज़ में पैशन हो या जिस वो परस्यू करना चाहिए। आई होप कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पैशन हो। पैशन होगा, सही बात है, वही काम करे तो अच्छा है। अब नए लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, क्योंकि आपने जैसे बोला कि उस टाइम तो आप तैयार भी नहीं थे जब आप घर से निकले, है ना? तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ हालांकि तैयारी से निकलो, लेकिन फिर भी आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आपका अपनी एक जर्नी है, अनोखा एक तरीका है, सबका अपना अपना रहता है। उस एक्सपीरियंस से आप क्या शेयर करोगे? सर एक, जब मैं आया था तब ना तो यूट्यूब था, ना आप थे, तो मुझे गाइड
गाइडेंस देने वाला जो मुंबई का नहीं है, मुंबई में भी छोड़ दो, मुंबई में भी लोगों को कहाँ गाइडेंस मिलता है। जो एक्टर बनना चाहता है या परफॉर्मर बनना चाहता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना चाहता है, तब गाइडेंस बिल्कुल नहीं थी। लोग गिरते पड़ते आते थे और गिरते पड़ते संभल के कुछ ना कुछ सीख लेते थे। मेरा एडवाइस लोगों को यही होगा कि अब आपके पास एवेन्यू है, आप हैं, आपकी बुक है, हमेशा हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत समझिए, ठीक है। सीखिए, सीखने में कोई एंड नहीं है। आज भी जब मैं सेट पर जाता हूँ तो बमन साहब मुझे कुछ सिखाते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो टिंग करके एक बत्ती जलती, अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हाँ, दैट इज इट। मुझे एक लाइन में आपको बताता हूँ, किस डायरेक्टर ने मुझे, हाँ, फिरोज अब्बास खान साहब, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। फिरोज अब्बास खान साहब का एक प्ले है जिसमें मैं जवाहरलाल नेहरू साहब की भूमिका निभा रहा हूँ, सिविलाइजेशन टू नेशन। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा रिसर्च किया, जवाहरलाल नेहरू साहब की स्पीचें सुनी और तरीका सुना, कैसे बोलते थे वो लॉन्ग ईयर्स अगो, वो सीख के मैं पहुंचा और मैंने 2-3 बार ही उन्होंने किया। उन्होंने बड़े प्यार से सुना, सब कुछ किया, वंडरफुल वंडरफुल बोला। और फिर उन्होंने 3-4 दिन के बाद मुझे बोला, आप उस तरह मत बोलिए जैसे वो बोल रहे हैं, आप उस तरह बोलिए जो इंसान ऐसा सोचता है कि उसके मुंह से ऐसा निकले, आपकी स्पीच बहुत वैसी बन जाएगी। उस बात को सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया कि आप नेहरू साहब की तरह मत बोलिए, आप उस तरह के इंसान बनिए ताकि आपकी स्पीच में आपके लफ्ज ऐसे निकलें। एंड ये, और वो जो मोनोलॉग था वो 9 मिनट का मोनोलॉग था, जो मैं 2 महीने से रट्टा मार के बोलने जा रहा था, वो सारा ही चेंज हो गया। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते रहेंगे और करते रहना चाहिए। सीखिए जितना भी सीख सकते हैं, और आके भी आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप कि सब लोग बहुत से कामयाब हो, बट हमेशा कामयाब होने के बाद भी सीखते रहिए। कम बैक टू सर, आस्क हिम, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट या खुद कीजिए या सर की इवैल्यूएशन लीजिए। ऑलवेज किसी और की फीडबैक, चाहे आपको सही लगे या गलत लगे, पर उसमें कुछ ना कुछ हमेशा होगा जो आपको एक अलग नज़रिया दिखाएगा। उस नज़रिए को समझना, चाहे ना फॉलो करें, पर समझना ज़रूरी है। राइट, थैंक यू अर्जी, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से नई नई बुक्स लाते रहें, डायरेक्शन में जाएं ताकि नई कहानियाँ देखने को मिले, सुनने को मिले, जो आप बताना चाहते हैं दुनिया को। एक्टर ग्रुप में नए नए किरदार दिखाएं जो देखना चाहते हैं हम लोग, और हर मीडियम में आप इसी तरह से काम करते रहें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।